नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हर रोज की तरह हम डिस्कस करते हैं रात को 8 बजे जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे जीएस और जीके का सेक्शन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो सभी स्टूडेंट जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीएस उनके एग्जाम में आता है, तो आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या जीडी हो, या सीपीओ, ठीक है, दिल्ली पुलिस का। तो इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं इसको। और दूसरा है रेलवे, क्योंकि देखो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अलग अलग एग्जाम देते हैं। तो रेलवे में आप ग्रुप डी का एनटीपीसी अब है ना, और जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड की जो वैकेंसीज आती हैं रेलवे में, उन सब के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो। उसके बाद पुलिस के जो एग्जाम होते हैं, पुलिस में हम फोकस कर रहे हैं दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस और राजस्थान और बिहार, ये आपकी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो पुलिस के लिए कर सकते हो। इसके अलावा आप एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, या सीएपीएफ की कर रहे हैं, या डिफेंस में किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। इस क्लास में आपको मिल क्या रहा है, तो पीवाईक्यू, यानी कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न आपको यहां दिखेंगे। साथ ही साथ उससे संबंधित जो डिटेल है वो भी आपको यहां बताई जाएगी। तो फायदा क्या होने वाला है इस क्लास का, कि जो थ्योरी आप पढ़ते हैं घर पर, जैसे जीएस की बात करूं मैं, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, ये आप घर पर पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद उससे सवाल कैसे बन रहे हैं वो आपको आइडिया लगेगा इस क्लास से, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पीवाईक्यू की बुक ले आओ और उससे देख लो, या क्लास फॉलो कर लो। तो यहाँ पे वो चीज एक्सप्लेन की जाती है, तो अब वो माइंड में सेट हो जाएंगे आपके लॉन्ग टर्म के लिए। तो पीवाईक्यू की बुक के साथ साथ क्लास जरूरी है, क्योंकि यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है। जब हम पीवाईक्यू पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं सारे पीवाईक्यू की थ्योरी हमें पता हो पहले से, लेकिन जब हम यहाँ डिस्कस करते हैं तो उस चीज के बारे में एक्सप्लेन करता हूं मैं, तो उसके बारे में आपको जानने को मिलता है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीज आपको पता लगती है इस क्लास से, ठीक है। तो बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्लास हमारी मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे डेली 8 बजे होती है रात को, डेली 8 बजे होती है रात को, ठीक है। पहला प्रश्न है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस ट्रिटीज, अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र एक्चुअली क्या है, बुक है। ये अर्थशास्त्र क्या है, बुक है। ये एक किताब है और इस किताब को लिखा था किसने, कौटिल्य ने। इस किताब को किसने लिखा है, कौटिल्य ने। और कौटिल्य के ही अन्य नाम है, कौटिल्य का ही नाम है चाणक्य, और इन्हीं का एक नाम है विष्णुगुप्त, इन्हीं का एक नाम है विष्णुगुप्त। तो इन्होंने ये अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी है। ये जो किताब है अर्थशास्त्र, तो उस नाम से आप ये मत समझिए कि ये कोई इकोनॉमिक्स की किताब है।
ये इकोनॉमिक्स की क्लास वो किताब नहीं है, ये है प्योर पॉलिटिकल बुक। ये राजनीति से संबंधित किताब है, पॉलिटिकल बुक, जिसमें बताया गया है कि एक राजा को शासन व्यवस्था कैसे चलानी है। एक राजा को शासन व्यवस्था कैसे चलानी है, इस किताब में बताया गया है। कौटिल्य आपको पता ही है, मौर्य काल में ये मौर्य वंश के साथ थे। मौर्य काल में ये मौर्य वंश के साथ थे। तो कौटिल्य के कहने पर ही सारी चीजें होती थी, और जो राजा था वो कौटिल्य की एडवाइस को अहम मानता था, जरूरी मानता था। तो कौटिल्य एक एडवाइस देने का काम करते थे, उन्हीं की ये किताब है अर्थशास्त्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कौटिल्य। आगे देखिए, द लोथल साइट इज रिलेटेड टू विच एंशियंट सिविलाइजेशन। हमने बहुत सारी साइट्स के बारे में पढ़ा है, जैसे कि लोथल है, हम कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा, हम धौलावीरा की बात करें, धौलावीरा की बात करें। ठीक, तो ये जो साइट्स हैं ये किस प्राचीन सभ्यता से संबंध रखती हैं, तो ये रखती हैं हड़प्पा सभ्यता से। इनका संबंध किससे है, हड़प्पा सभ्यता से है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, या कहें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब समझिए आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्यों, तो ये जो इंडस रिवर के पास सभ्यता बसी हुई थी, इंडस रिवर के पास, इसमें सबसे पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहली जो साइट डिस्कवर की गई थी वो कौन सी है, वो है हड़प्पा। इसीलिए पहली साइट हड़प्पा है, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। एक को बोलते हैं प्री हिस्ट्री, और दूसरे को बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरे को बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। इसका मतलब क्या है, प्री हिस्ट्री का मतलब है प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब है आदैतिहासिक काल, और हिस्टोरिकल का मतलब है ऐतिहासिक काल। अब समझिए, ये जो 3 क्लासिफिकेशन बताए गए हैं हिस्ट्री के, इसमें प्री हिस्ट्री हम उन चीजों को काउंट करते हैं प्री हिस्ट्री में जिनका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो फिर प्री हिस्ट्री के बारे में हमें कहां से पता लगता है, हमें ये स्टोन टूल्स वगैरह यहां से पता लगता है। इनका कोई लिखित में साक्ष्य नहीं है कि हमें वहां से लिखित में मिला हो कि इस टाइम पे ये चीजें होती थी। तो ऐसा पूरा टाइम पीरियड जिसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उनको प्रागैतिहासिक काल में काउंट करते हैं। बात आती है आद ऐतिहासिक काल। तो आद ऐतिहासिक काल वो है
जिसमें लिखित साक्ष्य यानी कि रिटन एविडेंस उपलब्ध है, लेकिन ये जिस लिपि में लिखे हुए हैं, जिस स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, वो लिपि हमें समझ नहीं आती, हमें समझ नहीं आती। ठीक है। और फिर जो हिस्टोरिकल पीरियड है, इसमें लिखित साक्ष्य हैं इसके, और इसकी लिपि भी हमें समझ आती है, लिपि हमें समझ आती है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी एक लिपि तो है, लिखित साक्ष्य है, लेकिन वो लिपि हमें समझ नहीं आती है। तो ये हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है, ये आपका आदि ऐतिहासिक काल में काउंट होता है, प्रोटो हिस्ट्री में। ठीक है। फिर वैदिक सभ्यता से लेके आगे की जो चीजें हैं, वो आपकी हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में आती हैं, क्योंकि उनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, द टर्म मेगालिथ रिफर्स टू, मेगालिथ शब्द किससे संबंधित है? तो देखो, मेगालिथ का मतलब होता है पत्थर। मेगालिथ का मतलब होता है जैसे पत्थर, स्टोन, स्टोन। तो ये जो एक तो होता है इसमें माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, और दूसरा होता है मेगालिथ। माइक्रोलिथ का मतलब है छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, छोटे छोटे पत्थर से बने चीजें। और मेगालिथ का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर से बने, बड़े बड़े पत्थर से बने औजार या टूल्स। तो मेगालिथ यानी कि इसका आंसर हो जाएगा लार्ज स्टोन बुरियल्स, लार्ज स्टोन बुरियल्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हु बिल्ट द कैलाश टेम्पल एट एलोरा, अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने सुना होगा, महाराष्ट्र। अजंता एवं एलोरा की केव्स, गुफाएं। ठीक है। तो ये कैलाश टेम्पल जो एलोरा में है, किसने बनाया? तो देखो, राष्ट्रकूट वंश, एक वंश हम इतिहास में पढ़ते हैं, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश के एक राजा रहे कृष्ण फर्स्ट, कृष्णा फर्स्ट। तो राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे कृष्णा फर्स्ट, उन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया, उन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया। ये ध्यान रखना है। और ये अजंता एलोरा की गुफाओं की लोकेशन पूछी जाती है, तो आप ये भी ध्यान रखना है। द कैपिटल ऑफ मगध अंडर बिंबिसार वॉज, देखिए जब मगध पर शासन कर रहा था कौन? बिंबिसार। मगध पर शासन कर रहा था बिंबिसार। तो उस समय मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी क्या थी? तो उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी। क्या थी? राजगृह, ये मगध की राजधानी थी। अब
अगर हम मगध के बारे में बात करें तो हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं इतिहास में। 16 महाजनपद, ये जो 16 महाजनपद थे, अब यहां एक बार आप देख लो, महाजनपद शब्द का मतलब होता है राज्य से। महाजनपद शब्द का मतलब होता है राज्य। तो पुराने समय में महाजनपद और आज के समय में राज्य एक ही बात है। और महाजनपद में से महा को अलग कर दिया जाए तो बचा क्या? जनपद। जनपद का मतलब होता है आज के कंटेस्ट में जिला, यानी कि डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आज भी आप देखते होंगे जनपद आगरा, जनपद मथुरा, जनपद गौतम बुद्ध नगर, आज भी जिला को जनपद बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो 16 महाजनपद थे, ये उस समय पावरफुल किंगडम हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे। लेकिन बाद में आके इन 16 महाजनपद में भी संघर्ष होता है। संघर्ष इन द सेंस कैसे कि जो पावरफुल है वो कमजोर को खत्म कर देता है। तो 16 महाजनपद चले आगे, उसमें से सबसे पावरफुल जो निकला वो मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद पे हर्यक डायनेस्टी और फिर मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता वंश, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी, इन सब ने रूल किया मगध के ऊपर। मगध जो है इसकी लोकेशन बहुत खास है, नदियों से घिरा हुआ। ठीक है, पावरफुल राजगृह इनकी कैपिटल थी बिंबिसार के समय। फिर मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र भी हुई, आज का पटना, पाटलिपुत्र आज का पटना जिसे हम कहते हैं। तो पाटलिपुत्र राजगृह ये मगध की राजधानी रही है। ठीक, विच गुप्ता रूलर इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से वो कौन सा गुप्त शासक था, गुप्त वंश का शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अब नेपोलियन बोनापार्ट जो था एक्चुअल में, उसको हम जानते हैं कि वो युद्ध हारा नहीं था। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति भारत में हुआ, उसका नाम है समुद्रगुप्त। एक व्यक्ति भारत में हुआ, उसका नाम है समुद्रगुप्त। कुछ बातें नेपोलियन से ही इसकी मिलती हैं, इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे नेपोलियन। द तुगलकाबाद फोर्ट वॉज बिल्ट बाई, तुगलकाबाद का जो किला है, तुगलकाबाद का किला ये किसने बनवाया? तुगलकाबाद यही जो दिल्ली में है, तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया? तो देखो, ये जो दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड का है, जब तुगलक डायनेस्टी का रूल था, तो तुगलक वंश में कौन? तुगलक वंश। जब ये तुगलक वंश किसके अंडर में है? दिल्ली सल्तनत के अंडर में। हम 5 डायनेस्टी पढ़ते हैं, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर आता है ये तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश के अंदर ही है एक व्यक्ति गियासुद्दीन तुगलक। उन्होंने ये तुगलकाबाद का फोर्ट बनवाया। ठीक है, याद रखेंगे। द इबादत खाना वाज फाउंडेड बाय अकबर, अकबर के द्वारा इबादत खाना कहां पर स्थापित किया गया? तो देखो भाई, अकबर ने युद्ध जीतकर एक सिटी बसाई जिसे हम कहते हैं फतेहपुर सीकरी।
फतेहपुर सीकरी, ये एक सिटी बसाई। ठीक, फतेहपुर सीकरी अगर हम देखें तो लगभग 40 किलोमीटर दूर है। कहां से? आगरा से। आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है फतेहपुर सीकरी। और इस समय जैसे फतेहपुर सीकरी की मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताऊं आपको, लोकसभा, यानी कि फतेहपुर सीकरी के लोकसभा सांसद, फतेहपुर सीकरी के लोकसभा सांसद कौन है अभी? तो वो है राजकुमार चाहर। ठीक है, याद रखेंगे। अभी देखें तो इबादत खाना अकबर ने कहां बनाया? इस फतेहपुर सीकरी में ही बनाया। अब फतेहपुर सीकरी में ही ये एक तो आपके सामने क्वेश्चन में ही है कि इबादत खाना बना, उसके बाद यहां पे वो भी है बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो फतेहपुर सीकरी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी इन 9th सेंचुरी, 9वीं सेंचुरी में जब चोला डायनेस्टी शुरू हुई, चोल वंश का प्रारंभ हुआ, तो चोल वंश की शुरुआत, स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो है विजयलाया चोल। विजयलय चोल, इन्होंने 9th सेंचुरी में चोल वंश की स्थापना करते हैं ये। द बैटल ऑफ तालीकोटा, तालीकोटा की जो लड़ाई है 1565 में हुई, तो इस लड़ाई की वजह से कौन से साम्राज्य का अंत हो गया? तो तालीकोटा की लड़ाई, तालीकोटा की लड़ाई 1565 में होती है। तो इससे किसका अंत हो गया? बहमानी साम्राज्य का। बहमानी साम्राज्य का गिरावटाई अंत हुआ तालीकोटा की बैटल में। ठीक, हु रोट किताब उल हिंद, किताब उल हिंद किसने लिखी? किताब उल हिंद किसने लिखी? तो ये आपकी अल बरूनी ने। किसने लिखी? अल बरूनी। ठीक है, आपके लिए सवाल है, इब्न बतूता कहां का रहने वाला था? रहने वाला था। देखो, किताबुल हिंद तो अल बरूनी ने लिखी है। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, इब्न बतूता किस देश से आया था भारत में, कहां का रहने वाला था? हु वॉज द फर्स्ट विमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो रजिया सुल्तान, पहली मुस्लिम रूलर रजिया सुल्तान, जो कि ज्यादा समय तक गद्दी पर नहीं रह सकी, ये पहली महिला। अच्छा, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली? अच्छा, मुस्लिम नहीं पूछा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूं अब। पहली महिला शासक पूछा है दिल्ली की, पहली महिला शासक। ठीक है, तो पूछा जाए प्रथम महिला शासक, तो इसका आंसर भी हो जाएगा रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। और अगर पूछ लिया जाए प्रथम महिला, प्रथम मुस्लिम महिला शासक, प्रथम मुस्लिम महिला शासक, अगर ऐसे भी पूछा जाए तो भी याद रखना है आपको रजिया सुल्तान, रजिया
सुल्तान। ठीक है, याद रखेंगे। द हर्ष चरित्र वॉज रिटन बाई, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाण भट्ट के द्वारा। हर्ष चरित्र को किसने लिखा है? बाण भट्ट। हर्ष चरित्र को किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। ठीक है, किताब याद रखना है। द फेमस भक्ति संत रामानंद वॉज द गुरु ऑफ, देखिए जो प्रसिद्ध भक्ति संत हैं जिनका नाम है रामानंद, वो किसके गुरु थे? तो वो कबीर के गुरु थे। किसके? तो कबीर के गुरु का नाम, कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और ये रामानंद भक्ति संत थे, भक्ति आंदोलन, भक्ति संत। ठीक है। सिल्वर टांक ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, टांक मतलब सिक्का, तो सिल्वर के सिक्के किसके द्वारा शुरू किए गए? तो इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश यही वो व्यक्ति है जिसने पहली बार टांक यानी कि सिल्वर के टैंक की शुरुआत की। विच मुगल एम्परर रोट हिज ऑन ऑटोबायोग्राफी, निम्नलिखित में से वो कौन सा मुगल शासक है जिसने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी है? खुद की अपनी किताब लिखी है और वो है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, तो वो है बाबर। बाबर, तो इसको हम कहते हैं तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, या हम कहें इसको बाबरनामा, बाबरनामा। तो ये बाबर के द्वारा खुद के द्वारा लिखी गई है, इसलिए इसको आत्मकथा बोल रहे हैं। जो खुद के द्वारा लिखा जाता है उसे ही आत्मकथा बोलते हैं, यानी कि ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। द कैपिटल ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी वॉज, सातवाहन जो वंश था उसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी सातवाहन वंश की राजधानी, उज्जैन। महिष्मती जिसे पहले कहा जाता था, और उज्जैन आज महाकालेश्वर के लिए फेमस है। उज्जैन आज महाकालेश्वर के लिए फेमस है, जो फेमस ज्योतिर्लिंग है। त्रिपिटक टेक्स्ट आर एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंध रखते हैं? तो बौद्ध धर्म के हैं, बौद्ध। विनय सुत्त अभिधम्म पिटक, तीन पिटक हैं, पिनक पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, यहां पे मैसेज दिया है उनका, यहां भिक्षुओं के लिए रूल्स रेगुलेशन है, और ये है दर्शन बौद्ध का, फिलोसफी। तीनों को मिला के बोलते हैं त्रिपिटक। Who was the first Sultan of Delhi to introduce the market control system? मार्केट कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्त ये हमने डिस्कस किया आज के सवाल, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप चीजें समझ आई होंगी। आपके कोई डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताइए, उन चीज़ों को क्लास में इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक आपको स्पेशली एक्सप्लेन किया जाए तो उसका भी क्लास में इंट्रोडक्शन हो जाएगा अच्छे से, जिससे वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, लेकिन बताना आप ही को पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।